नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं आरपीएससी के विद्यार्थियों के लिए एक मनोविज्ञान की विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है? ए. संवेगों पर नियंत्रण, संवेगात्मक अस्थिरता, शारीरिक शक्ति में वृद्धि, यौन ग्रंथियों में परिवर्तन। हमारा आंसर होगा संवेगों में नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का भाग नहीं है? ए. हार्डवेयर, बी. सॉफ्टवेयर, सी. हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, और डी. न हार्डवेयर और न ही सॉफ्टवेयर। हमारा आंसर होगा न हार्डवेयर और न ही सॉफ्टवेयर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हिल्डा टाबा ने कौन सी युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुझाई? हिल्डा टाबा ने कौन सी युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुझाई? दत्त संकलन, अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग। हमारा आंसर होगा ए. दत्त संकलन। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से क्या तात्पर्य है? ए. केवल सूचना संप्रेषित करना, बी. सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना, सूचना एकत्र करना, या ज्ञान और दक्षता अर्जित करना। हमारा आंसर होगा सूचनाएं भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, तर्क शक्ति की अपेक्षाकृत अधिक योग्यता, अध्ययन को केंद्रित करने की अधिक दक्षता। हमारा आंसर होगा मूर्त चिंतन। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? ए. प्रौढ़ावस्था, बी. किशोरावस्था, सी. बाल्यावस्था, या फिर डी. शैशवावस्था। हमारा आंसर होगा सी. बाल्यावस्था। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जिन प्याजों के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ए. औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। यह कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? ए. हल्का प्रबलन का सिद्धांत, बी. कुत्री का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सी. सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, या फिर डी. स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत। हमारा आंसर होगा कुत्री का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए. शिक्षार्थी को जानने में सहायक, बी. शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, सी. प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, या फिर डी. शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। तो आप अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो उत्तर अपने आप नजर आ जाएगा। प्रश्न देखते हैं एक बार, क्या कहता है? शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये सारे कथन हमारे सही हैं।
तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा डी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, निरंतर सीखना। हमारा आंसर होगा खोजपूर्ण सीखना। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। हमारा आंसर होगा सी, संप्रेषण। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने की है? यार मनोवैज्ञानिक ने लिखी है? अल्बर्ट बांडुरा, डेविड आशुबेल, बी.एफ. स्किनर या फिर डी, जीन पियाजे। हमारा आंसर होगा डेविड आशुबेल। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना, अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास एवं चयन, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश, सामाजिक कौशलों का चयन। हमारा आंसर होगा सामाजिक कौशलों का चयन। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? ए, कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य स्वदेशीय अंतःक्रिया होती है। बी, व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए। सी, वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना। और श्रेष्ठ चिंतन व्यू रचनाओं का विकास। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होना चाहिए? एक बार प्रश्न दोबारा ध्यान से पढ़ें हम। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य स्वदेशीय अंतःक्रिया होती, यह तो है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए, यह भी है। वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना, यह भी है। बचा क्या? डी ऑप्शन, श्रेष्ठ चिंतन व्यू रचनाओं का विकास, ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, केवल डी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? ए, व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलन क्रियाशीलता, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। सी, तनाव, अंतर्द्वंद एवं हताशा को कम करना। और डी, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता। हमारा आंसर होगा बी, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? पाठ्यचर्या, शिक्षक, प्रबंध तंत्र, उपरोक्त सभी। तो ये सभी विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? विलियम जेम्स, जॉन वॉटसन, थॉर्नडाइक, कॉलर। हमारा आंसर होगा जॉन वॉटसन। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं यांत्रिकी से है। ए, शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, बी, शैक्षिक तकनीकी सेकेंड, सी, हार्डवेयर उपागम या फिर डी, सॉफ्टवेयर उपागम। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं यांत्रिकी से है।
तो हमारा जो आंसर है, एक तो शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट और हार्डवेयर उपागम, यानी कि हमारा आंसर होगा सी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। हमारा आंसर होगा समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। अब चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पर्यावरण संदर्भ, प्रक्रिया, अधानिवेश, प्रदा, उत्पाद। पहले आता है सबसे पहले अधानिवेश, उसके बाद आता है प्रक्रिया, उसके बाद आता है प्रदा, उत्पाद, और लास्ट में आता है पर्यावरणीय संदर्भ, यानी कि सी, बी, डी और ए। हमारा आंसर होगा डी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, क्रियात्मक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। हमारा आंसर होगा क्रियात्मक स्तर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्याजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था इंगित कीजिए। संक्रमण अवस्था, संकल्पना अधिगम अवस्था, रचनात्मक अवस्था, आत्म केंद्रियता अवस्था। प्याजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं, नैतिक विकास की अवस्थाएं पूछ रहे हैं, तो नैतिक विकास की अवस्था एक तो है संक्रमण अवस्था और एक है रचनात्मक अवस्था। सोचिए, थोड़ा जोर डालिए, क्या होना चाहिए? प्रश्न दोबारा पढ़ें ध्यान से। प्याजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था इंगित कीजिए। संक्रमण अवस्था, संकल्पना अधिगम अवस्था, रचनात्मक अवस्था, आत्म केंद्रीयता अवस्था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आंसर बताया, क्या वो सही है? सोचिए आप। इसका हमारा आंसर होगा सी, ए और डी, संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रीयता अवस्था। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? ए, शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और सीखना एवं सक्रिय गतिशील प्रक्रिया। हमारा आंसर होगा सी, संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी अवधि यौवन आरंभ, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? 6 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 17 से 19 वर्ष। हमारा आंसर होगा, पहले एक बार हम प्रश्न पढ़ेंगे दोबारा। निम्न में से कौन सी अवधि यौवन आरंभ, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? 6 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 13 से 16 वर्ष या फिर 17 से 19 वर्ष। हमारा आंसर होगा 13 से 16 वर्ष। अब हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है? ए, प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, विषय वस्तु की स्पष्टता, कक्ष वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना। हमारा आंसर होगा शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।